Guys, hope all of you are quite well. हम एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और साथ में हम PYQs एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। पहले की वीडियोस में हमने कुछ चैप्टर्स का सिलेबस के कंटेंट एनालिसिस किया है और साथ में हमने उसके रिलेटेड जो PYQs आए हैं एग्जाम में वो भी हमने डिस्कस करे हैं। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो और कौन से हम देख सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आज हम देख सकते हैं और उनमें हम क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर है और चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक्स हम देख लेते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल। ओके, तो अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से दिए हुए हैं? बैंड है, ट्राइब है, चीफडम है, किंगडम है एंड स्टेट। तो ये क्या है? ये फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बैंड, ट्राइब, chiefdom, kingdom and state. Concepts of power, authority and legitimacy. ये भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। सोशल कंट्रोल, लॉ एंड जस्टिस इन सिंपलर सोसाइटीज। ओके, सोशल कंट्रोल, लॉ एंड जस्टिस इन सिंपलर सोसाइटी। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक्स क्या क्या है वो हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और हम इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में। चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ पावर linked to the notion of conspicuous consumption and its impact on distributive justice. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 4 से ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। क्वेश्चन क्या है देखिए, फिर से इसको पढ़िए। हाउ इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ पावर linked to the notion of conspicuous consumption and its impact on distributive justice. तो पावर जो है वो किस तरह से लिंक्ड है कॉन्स्पिशियस कंजप्शन में और इसका इम्पैक्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि 2018 में आया हुआ है। हाउ डज कस्टमरी लॉज फंक्शन ऑन द ट्राइबल सोसाइटीज, डज इट्स डिस्कस इट्स डिफरेंट सोर्सेस। किस तरह से जो कस्टमरी लॉज है, कस्टमरी लॉज किस तरह से फंक्शन करते हैं ट्राइबल सोसाइटीज में। ओके, और जो कस्टमरी लॉस है उसके डिफरेंट सोर्सेस को भी हमने डिस्कस करने हैं। तो ब्रॉडली कस्टमर लॉस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बैंड विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो आपने बैंड क्या है, एक फॉर्म है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपने इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं बैंड के वो आपने डिस्क्राइब करने हैं, बताने हैं, डिस्कस करने हैं और suitable एग्जांपल्स भी आपने कोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस डिफरेंट सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म इन सिंपलर सोसाइटीज। ये क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन नंबर 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है क्या, क्वेश्चन है क्या ये, डिस्कस डिफरेंट सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म इन सिंपल सोसाइटीज। तो सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म को आपने सोशल कंट्रोल एक्सप्लेन करना है सिंपल सोसाइटीज में। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द नेचर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन सिंपलर सोसाइटीज साइटिंग सूटेबल तो
2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से है। नेचर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन सिंपल सोसाइटीज साइटिंग सुटेबल एग्जांपल्स। ओके, डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट एंड स्टेटलेस सोसाइटीज। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। स्टेट और स्टेटलेस सोसाइटीज में क्या डिफरेंशिएट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। टैबू एज ए मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। तो टैबू जो है कैसे वो सोशल कंट्रोल का काम करता है, ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बैंड एंड ट्राइबल सोसाइटीज। तो 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बैंड को डिस्क्राइब करना है, ट्राइबल सोसाइटीज को एक्सप्लेन करना है। और बैंड क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कैसे कहाँ कहाँ आपको बैंड देखने को मिलता है ट्राइबल सोसाइटीज में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है हाउ डू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन सिंपल सोसाइटीज एस्टेब्लिश पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंपल सोसाइटीज में पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी को एस्टेब्लिश करता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे एस्टेब्लिश करता है पावर को, अथॉरिटी को और लेजिटिमेसी को। क्वेश्चन नंबर 10 सेगमेंटरी लिनिएज एंड टेरिटोरियलिटी। सेगमेंट तो क्या है, सेगमेंटरी लिनिएज एंड टेरिटोरियलिटी। तो आपने लिनिएज को एक्सप्लेन करना है तो और टेरिटोरियलिटी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। ओके, आपने सिलेबस के टॉपिक्स को रीड आउट करना है। ओके, तो कैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल है। तो इसमें आपने डिफरेंट टॉपिक्स को हमने रिकॉर्ड किया। हमने डिटेल में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने देखे। ओके, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपने इन्हीं पीवाईक्यूज की आपने आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है। सभी क्वेश्चंस की आप आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, कस्टमरी लॉस क्या होते हैं, ये थीम पे क्वेश्चन आया है। पावर क्या है, बैंड्स एंड ट्राइबल सोसाइटीज क्या है, टैबू क्या है, मींस ऑफ सोशल कंट्रोल, कैसे हम टैबू से सोशल कंट्रोल कर सकते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सोसाइटीज, किस तरह से पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी को देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 क्या है, चैप्टर नंबर 5 है रिलीजन के ऊपर। तो रिलीजन के अंदर में आपने कौन कौन से टॉपिक्स आपने रिलीजन में कवर करने हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या मेंशन है हम वो देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस, एवोल्यूशनरी अप्रोच है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, फंक्शनल अप्रोच है। तो आपने रिलीजन को स्टडी करना है फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस। फिर उसके बाद मोनोथिज्म क्या है, पॉलीथिज्म क्या है, सैक्रेड क्या है, प्रोफेन क्या है, मिथ्स क्या है, रिचुअल्स क्या है, फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन ट्राइबल और पीसेंट सोसाइटीज में रिलीजन कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। एनिमिज्म की बात कर लो, एनिमिटिज्म क्या है, फॉर्म ऑफ रिलीजन है, फैटिसिज्म फॉर्म ऑफ रिलीजन है, नेचुरलिज्म, टोटेमिज्म एक फॉर्म ऑफ रिलीजन है, एनिमिज्म, एटिमिज्म, फैटिसिज्म, नेचुरलिज्म एंड टोटेमिज्म। उसके बाद हम बात करेंगे रिलीजन, मैजिक और साइंस की बात करेंगे। तो आपने बताना है
कि इनमें फ़र्क क्या है, रिलीजन, मैजिक और साइंस में फ़र्क क्या है। आपने वेरियस जो मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज हैं, जो वेरियस रिलीजियस फंक्शनरी है, मैजिको फंक्शनरी है, पीस्ट हो गया, प्रीस्ट हो गया, शमाम हो गया, मेडिसिन मैन हो गया, सॉर्सरर हो गया, विच हो गया, इनको भी आपने डिस्कस करना है। ये सारे के सारे मैजिको रिलीजियस फंक्शनरी हैं, जैसे सॉर्सरी हो गया, विच हो गया, प्रीस्ट हो गया, शमान हो गया, मेडिसिन मैन हो गया, सॉर्सरी हो गया, विच हो गया। ओके, तो रिलीजन चैप्टर नंबर 5 में आपने एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस को देखा, कौन कौन सी अप्रोचेस से हम स्टडी करते हैं रिलीजन की, जैसे एवोल्यूशनरी है, साइकोलॉजिकल है, फंक्शनल है, मोनोथिज्म क्या है, पॉलीथिज्म क्या है, सैक्रेड क्या है, प्रोफेन, मिथ्स एंड रिचुअल्स क्या है, रिलीजन की फॉर्म्स क्या है ट्राइबल और पीसेंट सोसाइटीज में, एनिमिज्म की बात कर ले, एनिमेटिज्म की बात कर ले, फैटिसिज्म की बात कर ले, नेचुरलिज्म की बात कर ले, टोटेमिज्म की बात कर ले। तो रिलीजन, मैजिक एंड साइंस डिस्टिंग्विश आपने करना है। तो मैजिक और रिलीजियस फंक्शनरीज को आपने डिस्कस करना है। इसमें कौन कौन से आपके मैजिक और रिलीजियस फंक्शनरीज आते हैं, वो आते हैं, प्रीस्ट आता है, शमाम इसमें पढ़ेंगे हम, मेडिसिन मैन इसमें कवर्ड है, सॉर्सरर है और विच है। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 से हमने टॉपिक्स वाइज हमने एनालिसिस किया सिलेबस का, और अभी हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 रिलीजन पे किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो हम देखते हैं क्रिटिकली एक्सप्लेन एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिलीजन। तो ये डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन साइंस एंड मैजिक, ये भी डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक, ये भी सिलेबस से क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। डिस्कस द डिफरेंट ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन ट्राइबल सोसाइटीज। तो रिलीजन के डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं ट्राइबल सोसाइटीज में वो कौन कौन से हैं, वो आपने एक्सप्लेन करना है। टोटेमिज्म क्या है, ये भी फॉर्म ऑफ रिलीजन है, वो भी एक्सप्लेन करना है आपने। उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस ऑफ टू रिलीजन, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए यही क्वेश्चन 2016 में भी आया था, क्रिटिकल एग्जामिन एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिलीजन, और यही क्वेश्चन 2019 में भी आया था, क्रिटिकल एग्जामिन द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिलीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया था, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रेड एंड प्रोफेन इन डरखीम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन विद अ फोकस ऑन द रोल ऑफ टोटम। आपने ये डरखीम की जो थ्योरी थी रिलीजन में, तो उसके सैक्रेड और प्रोफेन जो है आपने एक्सप्लेन करना है। सैक्रेड और प्रोफेन जो कि डरखीम थ्योरी है रिलीजन की, उसमें दिया गया है, तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे रिलेट कर सकते हैं, और फोकस किस पे करना है आपने, टोटम के ऊपर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, 5 की, 6 की, 7 की, हमने 7 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, हाउ डू यू रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रेड एंड प्रोफेन इन डरखीम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन विद ए फोकस ऑन द रोल ऑफ टोटम। तो आपने टोटम के कॉन्टेक्स्ट में अपने रोल ऑफ टोटम भी बताना है, और टोटम को ध्यान में रख के आपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है सैक्रेड और प्रोफेन को। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज फंक्शनलिज्म, डिस्कस द फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू स्टडी रिलीजन। तो क्या है फंक्शनलिज्म, क्या है, व्हाट इज फंक्शनलिज्म, एंड डिस्कस द फंक्शनल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग रिलीजन। ओके, तो फंक्शनलिज्म पे क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक ये तो डिस्कस आपने फंक्शनल अप्रोच के जरिए आपने डिस्कस करना है रिलीजन को। देन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय राइट्स ऑफ पैसेज, डिस्कस द वेरियस फेसेस ऑफ राइट्स ऑफ पैसेज एंड देयर सिग्निफिकेंस।
ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। राइट्स ऑफ पैसेज को एक्सप्लेन करना है और उसके जो फेसेस हैं डिफरेंट वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है टोटमिज्म। टोटमिज्म पे क्वेश्चन 2013 में भी आया है। टोटमिज्म पे क्वेश्चन आप देखोगे कि रिपीट हो रहा है बार बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैजिक, रिलीजन एंड साइंस। ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट है, मैजिक, रिलीजन एंड साइंस। क्रिटिकली एग्जामिन द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिलीजन। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आपने क्रिटिकली एग्जामिन करना है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिलीजन। उसके बाद एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी। एनिमिज्म क्या है और डीप इकोलॉजी क्या है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। ओके, एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी, एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। ओके, तो आपने रिलीजन को पढ़ा, टॉपिक्स पढ़े और आपने PYQs भी आपने देख लिए, तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ओके, और आपने किस तरह से टॉपिक्स को पढ़ने के लिए अप्रोच करना है। ओके, कहीं क्रिटिकल एग्जामिन पूछ लेते हैं, कहीं डिफरेंशिएट पूछ लेते हैं, कहीं क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए पूछ लेते हैं, कहीं किसी पे डिस्कस करने के लिए पूछ लेते हैं, इलुसिडेट करने के लिए बोल देते हैं, इलुस्ट्रेट करने के लिए बोल देते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए बोल देते हैं। ओके, तो रिलीजन के हमने डिफरेंट टॉपिक्स को हमने पढ़ा और हमने PYQs भी देख लिए। ओके, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। तो तो चैप्टर नंबर 6 की बात करें हम, तो इसमें क्या क्या है चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का है चैप्टर नंबर 6। तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज जो है चैप्टर नंबर 6 की आपने एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज जो है वो डिस्कस करनी है। तो इसमें आ जाता है टॉपिक क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। और क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में कौन कौन से थिंकर्स के नाम दिए हैं, टाइलर को एक्सप्लेन करना है, मॉर्गन को एक्सप्लेन करना है और फ्रेजर को एक्सप्लेन करना है। क्लासिकल एवोल्यूशन में आपने टाइलर को एक्सप्लेन करना है, मॉर्गन को एक्सप्लेन करना है और फ्रेजर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की। टॉपिक बी में क्या है, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है। और हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म में किसका नाम दिया हुआ है, बॉस का नाम दिया हुआ है, फ्रांस फ्रांस बॉस का। उसके बाद डिफ्यूजनिज्म है। डिफ्यूजनिज्म में आपने कौन कौन से थिंकर्स आपने कवर करने हैं, आपने ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म को एक्सप्लेन करना है, जर्मन को एक्सप्लेन करना है, अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फंक्शनलिज्म आ जाता है। फंक्शनलिज्म में आपने मैनिलोस्की को एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में आपने रेडक्लिफ ब्राउन को एक्सप्लेन करना है। और स्ट्रक्चरलिज्म में आपने लेवी स्ट्रॉस और एडमंड लीच को आपने एक्सप्लेन करना है। लेवी स्ट्रॉस और एडमंड लीच ने स्ट्रक्चरलिज्म पे काम किया है। उसके बाद कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल में ये एक और एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज है। तो इन एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में किन किन थिंकर्स को आपने डिस्कस करना है, किन किन थिंकर्स ने कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट पे वर्क किया है। उनके नाम है रुथ बेनेडिक्ट है, मार्गरेट मीड है, राल्फ लिंटन है, कार्डिंगर है एंड कोराडू बॉस है। रुथ बेनेडिक्ट है, मार्गरेट मीड है, लिंटन है, कार्डिंगर है, कोराडू बॉस है। उसके बाद कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल्स के बाद हम आ जाए न्यू एवोल्यूशनिज्म पे। न्यू एवोल्यूशनिज्म भी एक एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है और इस पे हमने बात कौन कौन से थिंकर्स ने इस पे काम किया है
वो है बी गॉर्डन चाइल्डे, वाइट है, लेस्ले वाइट है, जूलियन स्टीवार्ड है, और सालिन है, एंड सर्विस है। तो इसमें कौन कौन से हैं? जूलियन चाइल्डे है, लेस्ले वाइट है, जूलियन स्टीवार्ट है, सालिन है, एंड सर्विस है। तो न्यू एवोल्यूशनिज्म के बाद आता है कल्चरल मटेरियलिज्म। तो कल्चरल मटेरियलिज्म एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी में हैरिस ने काम किया हुआ है। उसके बाद सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज आती हैं, जिसपे काम किया है टर्नर, स्क्नीडर, एंड गीट्स ने। उसके बाद कॉग्निटिव थ्योरीज आती हैं, टाइलर और कॉन्कलिन ने इस पे काम किया हुआ है। और पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी, ये हमारे लास्ट टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में। तो सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज है, टर्नर, स्क्नीडर एंड गीट्स ने काम किया है। कॉग्निटिव थ्योरीज में टाइलर कॉन्कलिन ने काम किया है। कल्चरल मटेरियलिज्म में हैरिस ने काम किया है। न्यू एवोल्यूशनिज्म में बी गॉर्डन चाइल्डे है, लेस्ले वाइट है, जूलियन स्टीवार्ट है, सालिन है, और सर्विस है। कल्चर एंड पर्सनैलिटी में आता है बेनेडिक्ट आता है, मार्गरेट मीड आता है, रुथ बेनेडिक्ट आता है, मार्गरेट मीड आता है, लिंटन आता है, कार्डिंगर आता है, और कोरा डुबोस आता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरलिज्म, लेवी स्ट्रॉस एंड एडमंड लिंच। उसके बाद आता है फंक्शनलिज्म, बैलिनोस्की आता है, और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में आता है रैडक्लिफ ब्राउन। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, बोआस आता है। डिफ्यूजनिज्म में आता है ब्रिटिश, जर्मन एंड अमेरिकन। उसके बाद आता है क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। क्लासिकल एवोल्यूशन में आता है टाइलर, मॉर्गन एंड फ्रेजर। ओके। न्यू एवोल्यूशनिज्म में, लियो एवोल्यूशनिज्म में आते हैं थिंकर्स सालिन, स्टीवार्ट, बी गॉर्डन चाइल्डे, लेस्ले वाइट, जूलियन स्टीवार्ट, सालिन एंड सर्विस। ओके। तो ये हमने टॉपिक्स देख लिए सिलेबस में जो मेंशन्ड हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे PYQs की। तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज चैप्टर नंबर 6 से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेट अस सी। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है विक्टर टर्नर एंड लिमिनैलिटी पे। ठीक है, विक्टर टर्नर और लिमिनैलिटी, और आपने ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो विक्टर टर्नर एंड लिमिनैलिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो टर्नर ये किस थ्योरी पे काम किया है? इन्होंने सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज पे काम किया है। विक्टर टर्नर, स्क्नीडर और गीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस। क्या क्या है? हमने पर्सनालिटी और कल्चर को स्टडी करने के लिए हमने कौन कौन सी एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस को आपने आपने इसमें डिस्कस करना है। कौन कौन सी एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस हैं स्टडी करने के लिए पर्सनालिटी एंड कल्चर। ठीक है,
उसके बाद 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है कल्चरल मटेरियलिज्म पे, डायरेक्ट क्वेश्चन सिलेबस से। उसके बाद 2019 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ विक्टर टर्नर एंड क्लिफोर्ड गिट्स इन एंथ्रोपोलॉजी। आपने इनकी कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना है। अब इन्होंने सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटेटिव थ्योरीज पे काम किया था, विक्टर टर्नर ने, क्लिफोर्ड गेट्स ने और सेकेनेटर, तीन लोग थे जिन्होंने सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटेटिव थ्योरीज पे काम किया है। तो आपने इनकी कंट्रीब्यूशन बतानी है, एंथ्रोपोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन दी है, तो आपने इनकी थ्योरीज को कोड करना है, इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो आपने इसमें मेंशन करना है। उसके बाद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल कैरेक्टर स्टडीज, इलुस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट को आपने क्या करना है, विद एग्जांपल्स आपने इलुस्ट्रेट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल कैरेक्टर स्टडीज। तो ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे नेशनल कैरेक्टर स्टडीज, ये हम पढ़ेंगे कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट में। और इलस्ट्रेशन देना है, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है अगर एग्जांपल्स के साथ कोट करना है आंसर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 2018 में आया हुआ है, गॉर्डन चाइल्ड थ्योरी ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन। तो गॉर्डन चाइल्ड क्या थे, ये न्यू एवोल्यूशनिज्म, न्यू एवोल्यूशनिस्ट थे। गॉर्डन चाइल्ड भी, गॉर्डन चाइल्ड हो गए, लेस्ले वाइट हो गए, जूलियन स्टीबार्ट हो गए, ठीक है, और सालिन और सर्विस, ये सारे क्या थे, न्यू एवोल्यूशनिज्म के थिंकर्स थे ये सारे। तो आपने एक्सप्लेन करना है जो गॉर्डन चाइल्डे की थ्योरी थी कल्चरल एवोल्यूशनिज्म। तो गॉर्डन चाइल्डे की थ्योरी ऑफ कल्चरल एवोल्यूशनिज्म को आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 2017, क्वेश्चन नंबर 2017 की बात करें तो उसमें आपने जो बेसिक टेनेंट्स हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, वो आपने एक्सप्लेन करना है, बेसिक टेनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म किसने दिया था, रैडक्लिफ ब्राउन ने दिया था। फंक्शनलिज्म किसने दिया था, मैलिनोस्की ने दिया था। और स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया था, जूलियन नो लेवी स्ट्रॉस एंड एडवर्ड लीच ने। तो आपने बेसिक जो को एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, वो आपने एक्सप्लेन करना है, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टीवार्डिंग व्यू ऑफ न्यू एवोल्यूशनिज्म। अब जूलियन स्टीवार्ड हो गया, वी गॉर्डन चाइल्डे हो गए, लेस्ले वाइट हो गए, सालिन हो गए, सर्विस हो गए, ये न्यू एवोल्यूशनिस्ट थे। तो आपने स्टीवार्ड का जो व्यू था न्यू एवोल्यूशनिज्म को लेके, आपने उसको एग्जामिन, क्रिटिकल एग्जामिन करना है, पॉजिटिव चीजें भी बतानी है, नेगेटिव चीजें भी बतानी है, और कंक्लूड करना है वे फॉरवर्ड की फॉर्म में। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के, अकॉर्डिंग टू गीट्स हाउ डज कॉक फाइट रिवील एस्पेक्ट्स ऑफ बैलेंस कल्चर। तो गीट्स ने एक बैलेंस कॉक फाइट के ऊपर स्टडी की थी। तो वो किस तरह से, जो बैलेंस कॉक फाइट है वो किस तरह से कल्चर को, बैलेंस के कल्चर को एक्सप्लेन करता है, रिवील करता है ये गीट्स, हाउ, किस तरह से। उसके बाद हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म पे क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। उसके बाद क्वेश्चन आया है, हाउ डिड मॉर्गन एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ मैरिज, को कैसे एक्सप्लेन किया, फैमिली को कैसे एक्सप्लेन किया, एंड सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड हाउ डिड अदर रेवोल्यूशनिस्ट डिसएग्री। ओके, अब मॉर्गन ने क्या एक्सप्लेन किया, आपने, इन्होंने एवोल्यूशनिज्म को एक्सप्लेन किया, मैरिज की एवोल्यूशन को कैसे एक्सप्लेन किया, इन्होंने फैमिली के एवोल्यूशनिज्म को कैसे एक्सप्लेन किया, इन्होंने सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एक्सप्लेन किया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे इवॉल्व हुई, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे इन्वॉल्व हुई। ओके, और अदर जो एविडेंस थे वो कैसे डिसएग्री किए इनके साथ, मॉर्गन ने कैसे एक्सप्लेन किया। हाउ डिड डिफ्यूजनिज्म एंड एवोल्यूशनिज्म डिफर एज ए
एक्सप्लेनेशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस तरह से डिफ्यूजनिज्म और एवोल्यूशनिज्म जो है क्या करते हैं, कल्चर चेंज को कैसे एक्सप्लेन करते हैं और ये कैसे डिफर करते हैं अपने आप में। ठीक है, एवोल्यूशनिज्म और डिफ्यूजनिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक फीचर्स क्या थे पोस्ट मॉडर्निज्म के इन एंथ्रोपोलॉजी। ये 2015 पे क्वेश्चन आया हुआ है, पोस्ट मॉडर्निज्म पे क्वेश्चन आया हुआ है, फीचर्स को एक्सप्लेन करना है आपने। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एमिक एंड एटिक एंड हाउ डज द डिफरेंस डिराइव फ्रॉम द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, आपने एमिक और एटिक अप्रोच को आपने डिस्कस करना है, एमिक एटिक अप्रोच को डिफरेंशिएट करना है। तो आपने किस तरह से जो है डिफरेंस जो है हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो हमने क्या एक्सप्लेन करना है, हमें एमिक और एटिक अप्रोच को हमने एक्सप्लेन करना है और किस तरह से इस अप्रोच को अप्लाई करना है अपने लैंग्वेज को। तो किस तरह से, कैसे डिफरेंटली, है ना, हाउ डज डिफरेंशिएट डिफरेंस डिराइव। तो ये कैसे डिफरेंशिएट करता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद व्हाट मेक गीट्स, रिपीट क्वेश्चन आ हुआ है, व्हाट मेक गीट्स इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी डिस्टिंक्ट फ्रॉम टर्नर्स सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी। आप सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरी, सिंबॉलिक में दिया था टर्नर ने, टर्नर की सिंबॉलिक थ्योरी थी और और गीट्स थे इंटरप्रिटेटिव की एंथ्रोपोलॉजी पे काम किया है इन्होंने। व्हाट डज ईच ऑफ देम मीन बाय द टर्म सिंबल एंड सिंबॉलिक। तो अब इनके लिए सिंबल का मीनिंग क्या था, सिंबल्स का मीनिंग क्या था, सिंबॉलिक का मीनिंग क्या था, तो उन चीजों को भी आपने एक्सप्लेन करना है। तो गीट्स एंड टर्नर जो थे, ये गीट्स जो थे ये सिंबॉलिक, जो गीट्स की जो इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी थी वो कैसे डिफर थी टर्नर से, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी से। तो सिंबॉलिक थ्योरी है, ठीक है, तो इसमें आते हैं टर्नर, सिग्नीडर और गीट्स। टर्नर है सिंबॉलिक अप्रोच से बिलोंग करते हैं और गीट्स हमें इंटरप्रिटेटिव थ्योरी से बिलोंग करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन व्हाट वेज इज फंक्शनलिज्म डिफर फ्रॉम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से कैसे अलग है, ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या है टर्नर की, गीट्स की, रिपीट क्वेश्चन आया हुआ है टर्नर पे, गीट्स पे, एज सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरी। तो टर्नर की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, गीट्स की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, इन्होंने कैसे सिंबॉलिक और इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी को एक्सप्लेन किया, ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में भी क्वेश्चन आया हुआ है और साथ में जो क्वेश्चन है 2016 में भी आया हुआ है। गीट्स और टर्नर थ्योरीज, ये रिपीट इन टॉपिक्स पे रिपीट क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। तो आपने इस पे क्वेश्चंस में डिस्कस करने के लिए बोला है कि कंट्रीब्यूशन क्या है टर्नर और गीट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था सिलेबस में, 2012 में पूछा गया था। तो क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी, क्या है। ओके, उसके बाद 2011 में क्वेश्चन आया है कल्चरल मटेरियलिज्म, डायरेक्ट क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल्स। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन क्या है सिंबल्स को इंटरप्रेट करने के लिए, कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं सिंबल्स को। ठीक है, उसके बाद 20 पॉइंट आउट द डिफरेंस इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म और न्यू एवोल्यूशनिज्म के में डिफरेंस क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है। और सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आप क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म और न्यू एवोल्यूशनिज्म
को आप कैसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट इसको करना पड़ेगा। और विच स्टेज ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर इज नोन एज, ठीक है, तो किस स्टेज ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर को हम बोला जाता है। तो उसके बाद 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट करना है आपने, सिंप्लीफाई करना है आपने, क्लियर करना है कॉन्सेप्ट ऑफ थिक डिस्क्रिप्शन विद ए सुटेबल एग्जांपल। तो आपने थिक डिस्क्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को आपने एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये PYQs आपको 2013 में भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो क्रिटिकली आपने एग्जामिन किया, स्टीवार्ड व्यू ऑफ न्यू एवोल्यूशनिज्म को एक्सप्लेन किया, फंक्शनलिज्म को आपने एक्सप्लेन किया, गीट्स को आपने एक्सप्लेन किया, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी को आपने एक्सप्लेन किया। ओके, तो क्वेश्चंस थ्योरीज पे, क्वेश्चंस हर साल आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में आते ही आते हैं, ठीक है। तो कई बार कंपैरिजन करने के लिए पूछ लेते हैं, कई बार डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है, कई बार कॉन्सेप्ट्स पूछ लेते हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको पता होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन पूछ लेते हैं थिंकर्स की, उसके बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना होता है, ठीक है। उसके बाद थ्योरी के बारे में पूछ लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है थ्योरीज के ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन किसी पे। तो तो जैसे दो तीन तीन चार थिंकर्स होते हैं किसी थ्योरी पे काम करते हैं, तो उनकी थ्योरीज एक दूसरे से कैसे डिफर करती हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। उन्होंने पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर उनके डिफरेंट थिंकर्स के डिफरेंट व्यूज क्या क्या थे वो कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस सिलेबस आपको एक डायरेक्शन देता है, PYQs आपको एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है कि आपकी बाउंड्री क्या है। सिलेबस भी आपको बताता है कि आपने किस बाउंड्री में रह के आपने तैयारी करनी है। ओके, आपने बाउंड्री में रह के तैयारी करनी है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 है कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, तो आप देखोगे नेचर क्या है, ओरिजिन क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंग्वेज की, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे क्वेश्चंस है, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज है। तो कल्चर, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन चैप्टर है। तो कल्चर में हमने पढ़ा है सिविलाइजेशन, पहले भी ऊपर भी मेंशन्ड है चैप्टर्स में, यहाँ पे भी कल्चर, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन मेंशन्ड है सिलेबस में। तो लैंग्वेज में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, नेचर कैसे हुआ, इसका नेचर क्या है, लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंग्वेज की, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है ये आपने डिस्कस करना है। ओके, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है लैंग्वेज यूज का, ये आपने ये आपने टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो देखते हैं इन चैप्टर नंबर 7 से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सैपीर-वॉर्फ हाइपोथेसिस, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैपीर-वॉर्फ हाइपोथेसिस, इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है सैपीर-वॉर्फ हाइपोथेसिस पे 2020 में। उसके बाद क्वेश्चंस आया है एक्सप्लेन हाउ वेरिएशंस इन लैंग्वेज यूसेज इज रिलेटेड टू सोशल इनइक्वालिटी। 2020 पे क्वेश्चन आया हुआ है कि किस तरह से जो है लैंग्वेज यूसेज कैसे रिलेटेड है सोशल इनइक्वालिटी से, कैसे लैंग्वेज में वेरिएशन है और ये किस तरह से सोशल इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। Critically examine the content and structure of language is as influenced by culture। तो आपने देखना है कि लैंग्वेज जो है, स्ट्रक्चर है इसका, कंटेंट जो है लैंग्वेज का, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है कल्चर से, कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है लैंग्वेज को, इसके स्ट्रक्चर को, इसके कंटेंट को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2017 के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो थ्योरीज है
स्पोकन लैंग्वेजेस की, ठीक है। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरीज को आप एक्सप्लेन कीजिए। कौन सी थ्योरीज? ओरिजिन ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस की थ्योरीज को एक्सप्लेन कीजिए फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सिलेबस से। मेजर ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड लैंग्वेज यूज इन सोशियो कल्चरल सेटिंग्स। तो जो मेजर ब्रांचेस हैं सो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की, वो आप डिस्कस करेंगे। और लैंग्वेज यूज और सोशियो कल्चरल सेटिंग्स में किस तरह से लैंग्वेज का यूसेज होता है। लैंग्वेज का यूसेज कैसे होता है ना। जैसे सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यूज, तो कैसे सोशियो कल्चरल सेटिंग्स में कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी देखो, 4 मेन ब्रांचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, आर्चोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, फिजिकल या फिर हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। ये ब्रांचेस है 4। तो आप ये अब क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या पूछा है कि आप, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, उन्होंने पूछा है कि डिफरेंट आपने लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर नंबर 7 से। ओके, अभी देखते हैं हम चैप्टर नंबर 8। रिसर्च मेथड्स इन आर्कियोलॉजी। तो रिसर्च मेथड्स इन चैप्टर नंबर 8 है रिसर्च मेथड्स इन आर्कियोलॉजी। तो इसमें हम क्या करते हैं डिस्कस, इसमें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर ए, फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी। तो रिसर्च मेथड्स क्या हैं एंथ्रोपोलॉजी में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो रिसर्च मेथड्स क्या है एंथ्रोपोलॉजी में, फील्ड वर्क ट्रेडिशन है एंथ्रोपोलॉजी में। तो व्हाट इज फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन टेक्निक्स, मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी। तो आपने इसके बीच में बताना है टेक्निक्स क्या होती है, मेथड्स क्या होती है, मेथोडोलॉजी क्या होती है। उसके बाद टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, आप डेटा कलेक्ट करते हैं, फील्ड में जाते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ट्राइबल्स की स्टडीज करते हैं, विलेज की स्टडीज करते हैं, कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज की स्टडी करते हैं, मॉडर्न सोसाइटीज की स्टडी करते हैं। तो कौन से टूल्स यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन टूल्स करते हैं इस्तेमाल, ठीक है। इंटरव्यू करते हैं, ओरल इंटरव्यू करते हैं, शेड्यूल करते हैं, क्वेश्चनियर्स का इस्तेमाल करते हैं, केस स्टडीज करी जाती है, जीनियोलॉजी करी जाती है, लाइफ हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करते हैं, पार्टिसिपेटरी मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। तो डिफरेंट टूल्स एंड डाटा कलेक्शन के पार्टिसिपेटरी मेथड है, सेकेंडरी सोर्सेस है, क्वेश्चनर है, शेड्यूल है, ऑब्जर्वेशन है, जीनियोलॉजी है, लाइफ हिस्ट्री है, ओरल हिस्ट्री है, केस स्टडीज है। उसके बाद एनालिसिस करते हैं डेटा का, इंटरप्रिटेशन करते हैं डेटा का, और प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का। एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे और प्रेजेंटेशन करेंगे डेटा का।
तो रिसर्च मेथड्स क्या थे एंथ्रोपोलॉजी में, वो हमने डिस्कस किया। फील्ड वर्क ट्रेडिशन क्या है एंथ्रोपोलॉजी में, ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आता है। टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, मैथोडोलॉजी ये भी आता है। टूल्स क्या है डाटा कलेक्शन के, पार्टिसिपेटरी मेथड्स क्या है, एनालिसिस कैसे करते हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये टॉपिक्स हमने देख लिए सिलेबस में जो मेंशन्ड है। अब हम इन सिलेबस, इन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 8, तो एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी क्या होती है, ये 2020 पे क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी क्या होती है, एथनोग्राफी, एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी को आपने एक्सप्लेन करना है। हाउ हैव इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चेंज फ्रॉम क्लासिकल टू कंटेम्पररी राइटिंग्स इन एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट। तो किस तरह से हमने इंटरप्रिटेशन, हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का, वो किस तरह से वो कि कैसे वो चेंज हो गया है एंड क्लासिकल राइटिंग्स में और जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट्स जो हैं, क्लासिकल राइटिंग और जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स हैं टेक्स्ट में, तो किस तरह से इंटरप्रिटेशन पहले कैसे होता था इंटरप्रिटेशन, और प्रेजेंटेशन कैसे होता था क्लासिकल टेक्स्ट में, अब मॉडर्न कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स में जो टेक्स्ट में किस तरह से होती है, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। इवैल्यूएट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑन प्रोड्यूसिंग एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज। किस तरह से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या करता है, एक एक एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज प्रोड्यूस करने में कैसे हेल्प करता है, आपने इवैल्यूएट करना है। डिस्कस फिनोमिनोलॉजी एज ए रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी। फिनोमिनोलॉजी एक कैसे रिसर्च मेथड है एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में, ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आया है 2018 में, डिफाइन एथनोग्राफी एंड प्रेजेंट ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एथनोग्राफिक स्टडीज। आपने इथनोग्राफी को डिफाइन करना है, इथनोग्राफी क्या है, रिपीट क्वेश्चन है। एक्सपीरियंशियल इथनोग्राफी क्या है, और ब्रीफ हिस्ट्री क्या है इथनोग्राफिक स्टडीज की। आपने इथनोग्राफिक स्टडीज जितनी हुई हैं उनकी हिस्ट्रीज को आपने एक्सप्लेन करना है। तो इथनोलॉजी, इथनोग्राफी आपने एक्सप्लेन की, इथनोग्राफी आपने एक्सप्लेन की, ब्रीफ हिस्ट्री आपने इथनोग्राफिक स्टडीज की एक्सप्लेन की, वो आपने बतानी है। उसके बाद 2018 में क्वेश्चन आया है, हाउ डज केस स्टडी मेथड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमिना। सोशल फिनोमिनन को स्टडी करना है, सोशियो कल्चरल सेटिंग को स्टडी करना है, एनवायरनमेंट को स्टडी करना है। तो केस स्टडी कैसे हम हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग, तो इसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी डिटेल में होनी चाहिए, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, उसका क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कैसे करना है, उसको कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चनर क्या है, क्वेश्चनर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 2017 पे। एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क मेथड्स। तो दो एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क जो है, फील्ड वर्क करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, फील्ड वर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2017 में क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी। से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ फील्ड वर्क ट्रेडिशन का एंथ्रोपोलॉजी में, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फील्ड वर्क की। उसका क्वेश्चन नंबर 10 है, जीनियोलॉजिकल मेथड। जीनियोलॉजिकल मेथड पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। ठीक है, उसके बाद फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी, फील्ड वर्क ट्रेडिशन पे रिपीट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो फील्ड वर्क ट्रेडिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ केस स्टडी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब केस स्टडी मेथड का इसकी रेलेवेंस को आपने बताना है, इसकी फंक्शंस को आपने बताना है, इंपॉर्टेंस को बताना है। तो क्या रेलेवेंस है डेटा कलेक्शन का, ठीक है, व्हाट आर द टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ये टूल्स क्या क्या है डेटा कलेक्शन के, और एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस के। ठीक है, आपने लिमिटेशंस को पढ़ लिया, एडवांटेजेस को पढ़ लिया। फील्ड वर्क ट्रेडिशन क्या है एंथ्रोपोलॉजी में, फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, कम से कम पिछले 10 साल में 5, हर दूसरे साल में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी 2011 में भी आया है। उसके बाद क्वेश्चन आया है 2010 में, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में पूछा गया है, और किस तरह की आप रिसर्च को, किस रिसर्च में आप किस तरह की सैम्पलिंग का इस्तेमाल करोगे एंड वाई। किस में आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करोगे, किस में आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करोगे, किस में आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करोगे, तो किस तरह की एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में कौन सा यूज करेंगे और वाई। क्वेश्चन नंबर 2010 में आएगा। ओके गाइस, तो गाइस हमने देखा वीडियोस में, हमने चैप्टर नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 के हमने टॉपिक्स, सिलेबस के टॉपिक्स हमने गो थ्रू किए। उसके बाद हमने इनके इन चैप्टर्स से कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी हमने डिकोड किए। चैप्टर नंबर 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है, 2.5, इसमें से भी हमने पी वाई क्यूज देखे, कहाँ कहाँ से पी वाई क्यूज आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से पी वाई क्यूज आए हैं, और क्या क्या टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में। उसके बाद हमने देखा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या टॉपिक्स हैं और क्या पी वाई क्यूज हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सोशल कंट्रोल में कौन कौन से टॉपिक्स, सब टॉपिक्स मेंशनड हैं। रिलीजन में कौन कौन से टॉपिक्स, सब टॉपिक्स मेंशनड हैं, और इन टॉपिक्स में से पी वाई क्यूज में क्या क्या पूछा गया है। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़, कल्चरल लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 6 का हमने बोथ हमने सिलेबस एनालिसिस किया और हमने पी वाई क्यूज एनालिसिस किए। इसी तरह से चैप्टर नंबर 8 के हमने सिलेबस एनालिसिस किया और पी वाई क्यूज एनालिसिस किए। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे हम चैप्टर 9 का हम कंटेंट सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। ओके गाइस, तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।